तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर रहे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन हमने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मेनली हम ग्लूकोज पढ़ रहे थे, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा था तो वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा था, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी मिल रही थी। 36 एटीपी ऑब्टेन हो रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, वाटर बन रहा था। वाटर बनने का मेन रीजन वहां पर था ऑक्सीजन गैस, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्सेप्टर ऑक्सीजन गैस होती थी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके वाटर फॉर्म कर रही थी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर एक्सेप्टर ऑक्सीजन गैस नहीं होती, क्योंकि एनएरोबिक का मतलब ही यही है ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होना। ठीक है, तो एनएरोबिक का मतलब व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन जरूर होगा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनएरोबिक हो। जब भी लाइफ इवॉल्व हुई थी अर्थ के ऊपर तो एक्सट्रीम कंडीशंस पाए जाते थे, जरूरी नहीं था कि ऑक्सीजन गैस उस टाइम पर अवेलेबल हो। तो बहुत से बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे, ऐसे बैक्टीरिया थे जिनका मोड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन या मोड ऑफ एनर्जी जनरेशन वाज एनएरोबिक। आज भी जब ऑक्सीजन अवेलेबल है, लाइफ के लिए मेन बेस जो है ऑक्सीजन गैस है, उस टाइम पर भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना विदाउट दी ऑक्सीजन ही सर्वाइव करते हैं। इवन कुछ तो ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन मिल जाए तो डेथ हो जाएगी इवन उनकी, यानी उनको लाइफ के लिए ऑक्सीजन नॉन एसेंशियल है। कुछ के लिए ऐसा है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेथ हो जाएगी, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के आजकल। तो ये एवोल्यूशन के कोर्स में दोनों तरह के जो रेस्पिरेशन है वो कॉमन रहे हैं। पहले एनएरोबिक कॉमन था आर्की बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लाइफ अपने आप को चेंज करती है, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। सेकेंड थिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें कभी कभी एक स्पेशल केस में या स्पेशल टाइम पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है। ह्यूमंस की ही अगर बात करें तो ह्यूमंस एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, बट स्पेशल केसेस में जैसे कभी कभी मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। कुछ बैक्टीरियाज की बात करें जो एनएरोब है, मैक्सिमम बैक्टीरिया एनएरोब होते हैं, कुछ एरोब्स भी हैं। तो बैक्टीरिया में भी दोनों तरह के जो है रेस्पिरेशन हो सकते हैं। प्लांट जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जैसे कि वाटर लोज्ड कंडीशन में। जब बहुत ज्यादा वाटर लोज्ड है सॉइल, उस टाइम पर ऑक्सीजन से बाइंडिंग नहीं हो पाती है, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है प्लांट के लिए, तो उस टाइम पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो कर सकता है। क्लोज्ड फ्लावर बर्ड्स में, ठीक है, क्लोज फ्लावर बर्ड्स के अंदर भी आपका रेस्पिरेशन हो सकता है, कैसा, एनारोबिक। जर्मिनेटिंग सीड्स में, जर्मिनेटिंग सीड्स में जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है सीड कोट के अंदर, ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स सर्टेनली करते ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, जैसे कि फर्मेंटेटिव ऑर्गेनिज्म जितने भी है, जैसे यीस्ट है या कुछ बैक्टीरिया है जो फर्मेंटेशन कैरी आउट कराते हैं, या कोई फंगस भी अगर है यीस्ट के अलावा, तो उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो कहने का मतलब दोनों केसेस हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स में या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक पर रहते हैं वो कभी कभी बैकअप प्लान के लिए, बैकअप एनर्जी के लिए खुद को शिफ्ट कर सकते हैं, एनारोबिक पर भी वो कैपेबल हैं। और अदरवाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक अलग ही कैटेगरी है, ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो एनएरोब्स हैं। तो दोनों केसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। ह्यूमंस का एग्जांपल मैंने बताया, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, उसको भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मेन डिफरेंस यही है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो सकता है, चाहे वो लिपिड हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम एरोबिक में भी मॉडल कार्बोहाइड्रेट्स को रखते हैं, इसीलिए यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स को या ग्लूकोज को लेकर हम समझेंगे। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है तो वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है तो मैक्सिमम एनर्जी अभी भी उस ऑर्गेनिक मटेरियल में ट्रैप हो जाएगी और वो फर्दर ब्रेकडाउन होता नहीं। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के साथ साथ CO2 इवॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों चांसेस हैं। हो सकता है CO2 इवॉल्व हो सकता है नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ना बने, ये तो जनरली फर्मेंटेशन के रिएक्शन है कि ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है। कभी कभी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं भी बनता, ठीक है, तो अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर में भी और मे नॉट भी, वही केसेस है, वाटर बन भी सकता है और नहीं भी बनता। प्लस एनर्जी जरूर बनती है, एनर्जी बनती है बहुत कम, केवल 2 ATP या 50 किलो कैलोरी। तो अप्रोक्सीमेटली 5% एनर्जी ही बन पाती है एरोबिक की बजाय। एरोबिक में 36 ATP बन रहे थे, यहां हार्डली 2 ATP बन रहे हैं, ठीक है। तो चाहे फर्मेंटेशन हो चाहे प्योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, प्योर एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कुछ और चीजें बन सकती हैं, जैसे इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर होते हैं तो उन्हीं की ऑक्सीडाइज स्टेट चेंज होती है, कॉपर बन सकता है, ठीक है, नाइट्रेट बन सकते हैं, नाइट्रोजन बन सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बन सकते हैं,
अभी मैं बताऊंगा प्योर में और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो जरूरी नहीं है वाटर ही बने कि ऑक्सीजन गैस है तो वाटर बनाती रहे, नो, ऑक्सीजन गैस है ही नहीं तो कुछ अदर कंपाउंड्स बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बन सकते हैं एनारोबिक में, जैसे कि फर्मेंटेशन में बनते हैं। CO2 बन भी सकती है, नहीं भी बनती, वाटर बन भी सकता है, नहीं भी बनता। ये कहलाता है एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हेन द ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस, और एनी रेस्पिरेटरी सबस्टेट व्हेन ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस, दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह का ये होता है, एक प्योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही टाइप है एक तरह से फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, प्योर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ये आउट ऑफ द सेल भी परफॉर्म करवाया जा सकता है, बट प्योर एनारोबिक रेस्पिरेशन आउट ऑफ द सेल परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। यानी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वही एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं, या हायर ऑर्गेनिज्म भी कुछ स्पेशल केस में ही शो कर सकते हैं। आउट ऑफ द सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कराया जा सकता। फर्मेंटेशन, जो बचनर था साइंटिस्ट, हमने एंजाइम यूनिट में पढ़ा भी है, उन्होंने कहा था कि एंजाइम्स कैन बी सेपरेटेड इन देयर प्योर फॉर्म। तो फर्मेंटेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स, मान लीजिए यीस्ट करता है, तो पूरे यीस्ट की जरूरत नहीं है, यीस्ट में से हम एंजाइम निकाल ले तो बाहर भी हम फर्मेंटेशन करा सकते हैं। फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसीलिए इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड थिंग, प्योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हो जाने पर तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। जबकि फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेप्टर है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और मैक्सिमम केसेस में NAD होते हैं, रिसाइकल्ड NAD। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक है फर्मेंटेशन में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक है प्योर एनारोबिक रेस्पिरेशन में, या जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के बीच में। कई बुक्स में सेम लिखा जाता है कि फर्मेंटेशन भी वही है, एनारोबिक वही है, हालांकि फर्मेंटेशन इज आल्सो एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट यहाँ एक्सेप्टर का फर्क है, वहां इनऑर्गेनिक होते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक एक्सेप्टर होते हैं। तो प्योर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है मेनली बैक्टीरिया में। अलग अलग क्लास, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का उसके अंदर इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर है। अपने अपने इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर के बेसिस पर अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, तो उनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, बट जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या एक्सेप्टर हो सकते हैं मैं कुछ बता देता हूं आपको। जैसे कि सल्फेट हो सकता है, अब सल्फेट को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो सल्फाइड में चेंज हो सकता है, या सल्फर के अदर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में वो चेंज हो सकता है। हो रहा है ऑक्सीडेशन ही, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कंपाउंड का जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड? पायरुवेट। ये चीज मैं बता देता हूं, शायद स्किप कर गया। देखिए यहां तक तो कॉमन ही होता है, ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है। इससे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं, ग्लाइकोलिसिस से जो दो पायरुवेट बने थे, या चलिए हम एक ही दिखा देते हैं पायरुवेट क्योंकि दोनों सेम है। इससे आगे तीन केस होते हैं। एक केस होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए और फिर सारी चीजें हों, क्रेब्स साइकिल, ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये 36 ATP देगा, पूरा पायरुवेट कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी एक तरह से पूरा ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। दूसरा केस होता है इसको ऑर्गेनिक एक्सेप्टर एक्सेप्ट करें, फर्मेंटेशन में चला जाए, तो ये कंपाउंड्स बनाए जैसे कि आपका जो है एसिटिक एसिड, ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड, और मोस्ट कॉमन अल्कोहल फर्मेंटेशन में जो बनता है वो बनता है आपका इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है, कभी कभी ब्यूटरॉल भी बनता है, बट उसको हम लिपिड में डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये कंपाउंड्स बना सकता है फर्मेंटेशन में। तीसरा केस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये चला जाए, हालांकि फर्मेंटेशन में भी ऑक्सीजन नहीं होती, एब्सेंट होती है। ठीक है, यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी एरोबिक में, एनएरोबिक में भी ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। तो उस केस में क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये तीन प्रोबेबिलिटीज होती हैं, इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस तीनों में होता है। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन फॉर एरोबिक एज वेल एज द एनएरोबिक एंड एज वेल एज द फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस में जो दो एटीपी बने थे वो सेल डायरेक्ट खर्च कर सकती है, चाहे वो एरोबिक बैक्टीरिया हो चाहे वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक, वो एटीपी यूज किए जाएंगे 100%। दूसरा केस, दो NADH2 और बनते हैं, ये दो NADH2 एरोबिक में तो फुल कैश होते हैं, 6 ATP देते हैं,
एनारोबिक में ये वेस्ट चले जाते हैं क्योंकि इनका ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म नहीं है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करता है वो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, तो ये वेस्ट चले जाते हैं एनारोबिक में। यहाँ पर NADH2 फर्मेंटेशन में भी यूज कर लिए जाते हैं, बट यूज का मतलब ये नहीं है कि ये एटीपी देंगे, ये एज अ खुद एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करे जाते हैं और बदले में NAD रीजनरेट करते हैं। वो NAD रीजनरेट होकर वापस ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है और ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन करते हैं उनके अंदर एक साइकिल चलती रहती है, ग्लाइकोलिसिस होगा फिर फर्मेंटेशन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा फिर फर्मेंटेशन होगा, तो वो साइक्लिक मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं NADH2। इस तरह से ऑपरेट होता है पाइरुवेट के बाद। एरोबिक हम डिस्कस कर चुके हैं, एनारोबिक में अब डिस्कस कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मैं आपको बता रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि सल्फेट हो सकता है, जैसे आयरन हो सकता है। आयरन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन आया कहां से है, पाइरुवेट के साथ ही साथ NADH2 बना है, ये NADH2 ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को रिलीज करता है। अगर एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती, तो इसके प्रोटॉन एटीपी मोटर बनाते। लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ये जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर प्रेजेंट नहीं है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ईटीसी भी नहीं हो सकती। तो उस केस में जो होता है ये वेस्ट चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स वेस्ट चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे किसी इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर से, जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये फिर कोई और कंपाउंड बनाते हैं, ना तो ये एनर्जी बनाते हैं, ना ही ये वाटर बनाते हैं, और ना ही CO2, ठीक है। तो ये NADH2 ऑक्सीडाइज तो होता है एनारोबिक में भी। अब देखिए फर्दर, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, मैंगनीज हो सकता है, इनका ऑक्सीडाइज स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्यूमरेट हो सकता है, फ्यूमरेट को जब इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो सक्सीनेट में चेंज होता है, सल्फेट को जब मिलते हैं तो सल्फाइड में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। परक्लोरेट होते हैं, परक्लोरेट जो होते हैं वो क्लोरीन में चेंज होते हैं। परक्लोरेट्स के अंदर से ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो सकती है। देखिए ऑक्सीजन गैस जो कि यूज की जाती है, यानी कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं, ठीक है, जैसे जिनमें परक्लोरेट होता है, मेनली जैसे इकोलाई, इकोलाई सल्फेट भी बना सकती है, इकोलाई ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, ये सारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। कोबाल्ट भी हो सकता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। बस हमें यही पता होना चाहिए कि प्योर एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक्सेप्टर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक है और ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन हो जाती, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती, तो वो वाटर बनाती और एरोबिक रेस्पिरेशन होता। So this was anaerobic respiration which is common in the anaerobic bacteria, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं होती, वहां पाए जाने वाले बैक्टीरिया में इस तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और उनके प्रोडक्ट्स भी यूनिक होते हैं, ठीक है। कुछ के तो अपने ऑक्सीडाइज स्टेट होते हैं, कुछ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। नाइट्रोजन गैस भी वोल कर सकते हैं, अगर नाइट्रेट है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो इवन नाइट्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए आप इवन ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इनके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो आफ्टर द रेस्पिरेशन फॉर्म होते हैं। तो ये तो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसी में एक मॉडिफिकेशन है, जब ऑर्गेनिक एक्सेप्टर होगा तो होता है फर्मेंटेशन। There is one more type of anaerobic respiration, that is fermentation. फर्मेंटेशन भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, बट यहां कोई इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर नहीं होता, नो इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर। तो यहां जनरली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किसी तरह के इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं बनते, यहां प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ही बनता है और ग्लूकोज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे पाइरुवेट में भी इनकम्प्लीट ही ब्रेकडाउन था, फिर खुद पाइरुवेट भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, वो भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होकर कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहा है, प्लस CO2 बना सकता है, प्लस इवन वाटर भी बना सकता है, प्लस लेस ATP, बहुत कम एनर्जी बनती है, ऑलमोस्ट 2 ATP बनते हैं या 50 किलो कैलोरी एनर्जी ही बनती है। तो फर्मेंटेशन एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस थी इसकी, हालांकि नेचर में होता था ये प्रोसेस, ह्यूमंस ने अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करना शुरू करा। तो हमें इसकी एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, हम तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड को या इथेनॉल को या एसिटिक एसिड को फॉर आवर वेलफेयर। इसको एज अ प्रोसेस यूज करते हैं हम ब्रूइंग के लिए,
ठीक है, वाइन बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए, इन सब चीजों में। तो फर्मेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। जिस तरह से एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते थे, ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट, कुछ बैक्टीरिया, सेवरल अदर फंगस अदर देन यीस्ट, कुछ और फंगस भी हैं और बैक्टीरिया भी हैं कुछ, जो फर्मेंटेशन को कैरी आउट करवा सकते हैं नेचुरली। अदरवाइज ये आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एक्सट्रैक्ट। ये आउट ऑफ द लिविंग सिस्टम भी कराया जा सकता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस, और आजकल आउट ऑफ द लिविंग सिस्टम ही कराया जाता है। पूरा यीस्ट नहीं लिया जाता, एक्टिवेटेड यीस्ट लिया जाता है, यानी उसका केवल एक कंपोनेंट जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट था, इन्वर्टेज, उसको लिया जाता है, या किसी बैक्टीरिया से भी एंजाइम्स निकालकर फर्मेंटेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इट कैन अकर्स आउटसाइड द सेल एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, अदरवाइज ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। या आर्टिफिशियल सिस्टम में करा रहे हो तो ऑक्सीजन से प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। तो फर्मेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है आपका इथेनॉल फर्मेंटेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है, और एक होता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एक ब्यूटेरॉल फर्मेंटेशन भी होता है जो हम लिपिड में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। उसमें पायरुवेट के बाद एसिटाइल कोए बनता है पहले, फिर एसिटाइल कोए से बीटा ऑक्सीडेशन का रिवर्स रिएक्शन होती है। तो पहले हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर हम ब्यूटेरॉल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीन मेनली प्रोबेबिलिटीज होती हैं फर्मेंटेशन के अंदर। पायरुवेट, आपका पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के बाद बना था, अगर वो एरोबिक में नहीं जा रहा, अगर वो एनएरोबिक में नहीं जा रहा, अगर वो फर्मेंटेशन में जा रहा है, तो वो तीन चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो सकता है, वो इथेनॉल में चेंज हो सकता है, और वो एसिटिक एसिड में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्स्टली डिस्कस करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सिंपली जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, ठीक है, पायरुवेट कह सकते हैं, पायरुविक एसिड भी हम कह सकते हैं, ओके अलगा। तो पायरुवेट जो होता है ये NaDH2 को यूज करके, NaDH2 कहां से आया भाई? NaDH2 आया था जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ था, यहां यूज कर लिया गया है। ठीक है, एंजाइम होता है आपका लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये प्रोडक्ट के नाम पर है। डिहाइड्रोजिनेशन सबस्ट्रेट का नहीं हो रहा, डिहाइड्रोजिनेशन NaDH2 का हो रहा है, ये समझेंगे हम। इस एंजाइम के कोफैक्टर होता है जिंक और FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये इसके कोफैक्टर हैं। ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, मिक्सचर ऑफ कोफैक्टर है इसके अंदर। ठीक है, एक कोएंजाइम है और एक मेटल एक्टिवेटर है। तो पायरुवेट सिंपली NaDH2 को यूज करके लैक्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। आप इस NaDH2 को इस तरह से भी दिखा सकते थे कि पायरुवेट यूजिंग NaDH2, कहां से आया NaDH2? फिर बता रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस से। तो NaDH2 एक तरह से देखिए वेस्ट चला गया, रीजनरेट हो गया ना, ये एनर्जी नहीं दे पाया, तो बदले में पायरुवेट 2 एटीपी तो बन गए थे, दैट्स इट। फर्मेंटेशन में 2 ही एटीपी बने जो ग्लाइकोलिसिस से बने थे। इस काम में कोई एटीपी नहीं बना, इवन जो NaDH2 बना था वो भी वापस रिसाइकल हो गया। इसकी रिसाइकलिंग जरूरी है ताकि ये NaDH2 फिर से ग्लाइकोलिसिस में जाकर फिर से NaDH2 बना सके। तो यहाँ एक्सेप्टर, ऑर्गेनिक एक्सेप्टर जो बोला जाता है वो NAD है। अब ये NAD इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा आगे, कब एक्सेप्ट करेगा? ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस में जब 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तब ये उसके इलेक्ट्रॉन लेकर वापस NaDH2 में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लेकर। तो यहां कहने का मतलब NaDH2 हमने यूज कर लिया, 2 हाइड्रोजन NaDH2 के रिमूव होकर किस में आ जाएंगे? पायरुवेट में। पायरुवेट का फॉर्मूला याद दिला देता हूं, आपको याद हो तो CH3C कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको हमने 2 जो है वो देने हैं, हाइड्रोजन देने हैं, तो इसको लिखना शुरू करते हैं। CH3C, 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं, एक यहां दे रहा हूं, CO के बीच में 2 हाइड्रोजन दे रहा हूं, HOH, तो ये क्या हो जाएगा? CHOH। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, CO था, 2 हाइड्रोजन दिए, CHOH हो गया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CHOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये होता है आपका लैक्टिक एसिड या लैक्टेट। तो इस तरह से लैक्टेट बनता है यूजिंग NaDH2। वेरी सिंपली, ये लैक्टिक एसिड जो है ये मसल सेल्स के अंदर कहां देखने को मिलता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या तो मसल सेल्स के अंदर, या बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, बहुत कॉमन बैक्टीरिया सुना होगा आपने, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में कन्वर्ट करता है, मिल्क को कर्ड में, तो वहां यही रिएक्शन हो रही होती है, वहां लैक्टेट बनता है। लैक्टेट की वजह से दूध जो है वो खट्टा हो जाता है और दही में चेंज हो जाता है। मसल सेल्स के अंदर अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो उसका मकसद यही है कि बस हमें एक्स्ट्रा एटीपी मिले। बॉडी जब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाती, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील करती है, मान लीजिए आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो उस टाइम पर एक्स्ट्रा 2 एटीपी देने के लिए, सिर्फ ये काम करने के लिए हमारी मसल सेल्स अपना ब्रेक डाउन करने लगती हैं।
जो लैक्टिक एसिड बनता है ये टॉक्सिक होता है, तो ये तुरंत लीवर में चला जाता है, लीवर में जाकर ये वापस ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है हमारे मसल सेल्स में। अदरवाइज फंगस में या बैक्टीरिया में, जहां लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की जैसे बात करें, तो जहां भी एंजाइम मिलता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वहां पाइरुवेट चेंज हो सकता है किसके अंदर, लैक्टेट में। तो ये भी एक कॉमन टाइप का जो है क्या है, फर्मेंटेशन है। ध्यान रहे इस फर्मेंटेशन में CO2 इन्वॉल्व नहीं होती, इवॉल्व नहीं होती, ये चीज ध्यान रहे। मोस्ट कॉमन नहीं है, ऑल्दो कॉमन तो है, होता है ऐसा, ह्यूमंस के अंदर भी होता है, बैक्टीरिया में भी, यीस्ट में भी होता है फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड, बट मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन क्या है, इथेनॉल वाला है या अल्कोहल फर्मेंटेशन है। तो नेक्स्ट फर्मेंटेशन हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन में आपका पाइरुवेट, अब पाइरुवेट तक तो हमें पता होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट जो बना था वो चेंज होता है इथेनॉल में। देखिए डायरेक्ट चेंज नहीं होता, ये स्टेप वाइज एक रिएक्शन है। सबसे पहले पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट चेंज होता है एसिटल्डिहाइड में, ठीक है। जब एसिटल्डिहाइड में चेंज होता है तो यहां पर CO2 इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, यानी पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का कंपाउंड है। फिर एसिटल्डिहाइड जो है उसका डिहाइड्रोजनेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन एसिटल्डिहाइड का नहीं, NADH2 का होगा, वो यूज किया जाएगा और यहां बनता है इथेनॉल। अभी समझाऊंगा रिएक्शन से, डोंट वरी। तो पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनता है इस तरह से, इंटरमीडिएट होता है एसिटल्डिहाइड, यहां CO2 इवॉल्व होती है, यहां NADH2 यूज होता है। तो यहां एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज और यहां एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेशन NADH2 का हो रहा है, लैक्टिक एसिड बनने में भी NADH2 यूज हो गया था, यहां भी NADH2 यूज हो गया है। फर्क इतना है कि वहां पर CO2 इवॉल्व नहीं हो रही थी, यहां पर CO2 इवॉल्व हो रही है। ये एक मेजर डिफरेंस है अल्कोहल फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो देखिए पायरुविक एसिड हमारा CH3CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज, इसका एक कोएंजाइम होता है थियामिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, TPP, ये इसका कोफैक्टर है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का। ये चेंज होता है एसिटल्डिहाइड में, डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो एक CO2 पूरी कंप्लीट निकल जाएगी इसमें से, ठीक है। तो CH3 एज इट इज, ये निकल चुका तो COH बचा है, तो COH को हम एल्डिहाइड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर कार्बन देखिए ध्यान से 2 है, पहले 3 कार्बन थे, तो इसका मतलब ये जो पूरी CO2 निकली है ये अपने साथ एक कार्बन को लेकर चली गई, तो यहां से CO2 इवॉल्व हो गए। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 2 CO2 के मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं, तो इसको आप 2 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहां भी 2 हो जाएंगे, तो यहां से 2 CO2 इवॉल्व हो जाएंगे। टोटल 2 मॉलिक्यूल CO2 के इवॉल्व होते हैं जब अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है, यानी जब वाइन बनती है या जो आपका ब्रेड बनती है, ये एक्चुअल वो फर्मेंटेशन है। शराब बनने में या ब्रेड बनने में ये वाला फर्मेंटेशन यूज होता है, और इसीलिए ब्रेड फुली हुई होती है। ये जो CO2 निकलती है ना, ये फेदरी अपीयरेंस देती है, एक तरह का फुला देती है। चाहे वाइन बन रही है तब भी बुलबुले उठाएगी, या अगर ब्रेड बना रहे हैं तो उसको फुलाने का काम करती है इन रियली में, ठीक है, ये जो CO2 है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर CO2 इवॉल्व हुई, तो सिंपली हमने यहाँ से COO निकाल दिया, देख लीजिए CH3 CHO ये लिख दिया। ये मॉलिक्यूल क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड से बनेगा इथेनॉल, कार्बन नंबर वही रहेगा, अब CO2 इवॉल्व नहीं होगी। अब NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में बना था वो यूज किया जाएगा। NADH2 अपने हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, तो डिहाइड्रोजनेशन तो हो रहा है NADH2 का, तो यहां एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अगर पूरा नाम लिखना चाहें तो आप, इसका नाम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ADH। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, वहां डी कार्बोक्सिलेज होता था, डी कार्बोक्सिलेज का पूरा नाम अगर आप लिखना चाहें तो पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज होता था, ठीक है। तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन हुआ, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन देखिए हम देते हैं इसको, ऑलरेडी इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन हम टोटल करेंगे। तो इसको इस तरह से लिख रहा हूं मैं, CH3, ध्यान से समझिएगा, यहां CH है, CH के बाद एक हाइड्रोजन दे रहा हूं, CH2। CH3 था, CH था, CH को एक हाइड्रोजन दिया, CH2 हो गया, O के बाद एक हाइड्रोजन और दे दिया उठा के, टोटल 2 हाइड्रोजन देने ना, तो CH3 CH2OH लिख सकते हैं, C2H5OH लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। देख लीजिए 2 ही कार्बन है, C1 C2 C2 H3 H2 H5 और OH। इथेनॉल को C2H2 CH3 CH2OH लिखें या C2H5OH लिखें, इथाइल अल्कोहल लिखें या इथेनॉल लिखें, सेम बात। तो पायरुविक एसिड से इथेनॉल बन गया है, इंटरमीडिएट है एसिटल्डिहाइड, एक बार CO2 इवॉल्व हुई और एक बार
डिहाइड्रोजनेशन हुआ यानी NADH2 यूज हुआ, ये NAD वापस चला जाता है ग्लाइकोलिसिस में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। इस तरह से फर्मेंटेशन कंप्लीट होता है। फर्मेंटेशन में 2 ATP बनते हैं। कौन से 2 ATP? जो ग्लाइकोलिसिस में बने, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो हर एक चीज का पार्ट है, ध्यान रहे, चाहे एनएरोबिक हो, चाहे एरोबिक हो, चाहे फर्मेंटेशन हो। तो फर्मेंटेशन का रिजल्ट क्या हुआ? अल्कोहल वाले का ध्यान से देखिए, ग्लूकोज, पूरा ग्लूकोज दिखाएंगे ना, ऑक्सीजन है नहीं, ग्लूकोज क्या बना? ग्लूकोज बना इथेनॉल C2H5OH, बिल्कुल लास्ट दिखाएंगे हम, एसिटाल्डिहाइड या पाइरुवेट क्यों दिखाएंगे हम। उसके बाद 2 CO2, कहीं भी वाटर नहीं बना है, NAD रीजनरेट हुआ है। तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं। ये रिएक्शन होती है ओवरऑल किसकी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की। और 100% हमें ये भी दिखाने पड़ेंगे 2 ATP, लेस एनर्जी है बट एनर्जी बनी है। तो ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करती है किसको? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। दिस इज द रियल एनारोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर्स के साथ आपको रिएक्शन दिखानी है तो फिर हम कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिखा सकते यहाँ, फिर हमें कुछ और चीजें दिखानी पड़ती हैं कि आयरन ने एक्सेप्ट करा और उसने कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया। सो दिस वाज द अल्कोहल फर्मेंटेशन। एक फर्मेंटेशन और होता है जो कि लेस कॉमन है, दैट इज द एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। वो और डिस्कस कर देता हूं मैं, नॉट लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सॉरी। देखिए एसिटिक एसिड जो बनता है वो भी इंटरमीडिएट कंपाउंड से ही बनता है, एसिटल्डिहाइड से। कैसे? पाइरुवेट जो होता है हमारा, ठीक है, पाइरुवेट एसिटल्डिहाइड में चेंज होता है। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अभी प्रीवियस स्टेप में, पाइरुवेट जब एसिटल्डिहाइड में चेंज होता है तो एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज, यानी यहां पर CO2 इवॉल्व होगी। एसिटल्डिहाइड से 2 केसेस हैं, एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल भी बन रहा था डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड भी बन सकता है। इस केस में NADH2 यूज नहीं किया जाएगा। इस केस में वाटर से ऑक्सीडेशन होगा, H2 आएगा, वो अपनी ऑक्सीजन देगा और H2 बाहर निकल जाएगा। देखिए H2 सबस्ट्रेट में नहीं जाएगा, एसिटल्डिहाइड से केवल ऑक्सीजन मिलेगी एसिटल्डिहाइड को और वो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिएक्शन वाइज लिख देता हूं, होता क्या है? पाइरुविक एसिड CH3CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां एंजाइम है पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये वहां भी डिस्कस किया था। यहां से हटा दीजिए इसको CO2 को, तो ये बच गया CHO, ठीक है। बैलेंस देखते हैं, कार्बन 2 ही है, यहां भी 2 कार्बन है, ये था एसिटल्डिहाइड। अब ये क्या करता है? ये वाटर यूज करता है, वाटर में से H2 वापस बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन इसको चली जाती है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है वाटर की प्रेजेंस में।